हाय फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो इस क्लास में हम बायोलॉजी जीव विज्ञान से बार बार पूछे जाने वाले टॉप 25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। एक्स्ट्रा फैक्ट का मतलब ये है कि आप टॉप 25 क्वेश्चन से आप 75 से 100 क्वेश्चन तैयार कर पाइएगा। जो चारों ऑप्शन है उसको हम डिस्कस करते हैं, तो उससे आप 25 क्वेश्चन से 75 से 100 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार कर पाइएगा। तो योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चेक प्लेलिस्ट, अगर आप हम वीडियोस जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट पार्ट 2 सून फॉर नेक्स्ट वीडियो, तो इसका पार्ट 2 टॉप 25 क्वेश्चन का जल्द ही आएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, अच्छा सपोर्ट रहेगा इस वीडियो पे, तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो देखिए आपको बता दे रहे हैं, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। अगर पूछे जाए कि रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा जिसे रोग कहते हैं, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो वो विटामिन सी की कमी से। और विटामिन ई की कमी से लोगों में बांझपन आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मेंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो देखिए प्रश्न हमारा है कि मेंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। तो मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। और देखिए अमरूद का क्या है? तो अमरूद का है सीडियम ग्वायवा। तो इसको बस आप याद करिएगा कि ग्वायवा जब कहेगा तो वो हो जाएगा अमरूद का। और आंवला का हो जाएगा एबेलिका, फिलेंस एबेलिका, वो है आंवला का। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि विटामिन बी1 की कमी से बताना है कौन सा रोग होता है। तभी आपको बताए थे कि विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। तो विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से हो जाएगा बेरी बेरी। अब देख क्वेश्चन पूछता है कि वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है और पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन, तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन क्वेश्चन पूछता है कि बहुत पूछता है कि कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होती है। तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कीड़ा, KEDA, कीड़ा वसा में घुलता है। और पूछता है कि पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो पानी में घुलनशील विटामिन है बी एवं सी। बी एवं सी मात्र दो विटामिन है जो पानी में घुलनशील होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, एथलीट फूड रोग किसके कारण होता है? तो देखिए बताना है कि एथलीट फूड किसके कमी के कारण होता है। एथलीट फूड किसके कमी से होता है? तो एथलीट फूड होता है कवक की कमी से। ये बहुत पूछता है कि एथलीट फूड किसकी कमी से होता है, तो एथलीट फूड होता है कवक की कमी से। और देखिए क्वेश्चन पूछता है कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक पूछता है कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। और एक पूछता है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। इसको आप ऐसे याद करिएगा, काम साफ ट्रिक है हमारा। देखिए इसका ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, हम जैसे याद किए हैं वैसे ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं। तो देखिए काम साफ, इसका बहुत पूछता है। तो देखिए काम साफ, काम साफ इसका ट्रिक है। तो देखिए क से कवक
और म से माइकोलॉजी, तो कवक माइकोलॉजी, और स से शैवाल और फ से फाइकोलॉजी, तो शैवाल फाइकोलॉजी। ट्रिक है काम साफ, यानी कि कवक माइकोलॉजी और शैवाल फाइकोलॉजी। कवक विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। पूछता है कि कवक का अध्ययन किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है माइकोलॉजी में। और पूछता है शैवाल का अध्ययन किस में किया जाता है, तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। नेक्स्ट प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। देखिए इसमें सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और कंटेंट में दम लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी पुलिस सहित अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस एवं करंट अफेयर की अल्टरनेट डे पे ट्रिकी सोल्यूशन के साथ क्लास चलाई जा रही है, तो आप प्ले लिस्ट जाकर चेक करें। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो देखिए लाल रक्त कोशिकाओं, इसका फुल फॉर्म होता है, लाल रक्त कोशिका को कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। और इसका रासायनिक नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो देखिए आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। 100 से 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। और 2 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को देखिए क्वेश्चन बहुत पूछता है कि डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को शरीर का रक्षा कवच भी कहते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी होता है जो बाहर से आने वाली कणिकाओं में जो वायरस होते हैं उनको मारने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी कोशिका ही प्रतिरक्षा प्रणाली का काम करता है, यानी कि जो भी बाहर से शरीर को लड़ने का क्षमता देता है डब्ल्यूबीसी। ये कल सवार के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें। चेक प्ले लिस्ट, तो आप वीडियो को जरूर प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। निम्नलिखित में से किसने पोलियो का टीका का विकसित किया, यानी पोलियो के टीका का खोज किसने किया है। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि पोलियो के टीके का खोज किसने किया। तो देखिए एडवर्ड साल्क ने पोलियो के टीके का खोज किया। पोलियो के टीके का खोज सर्वप्रथम साल्क ने किया था, जोनाल्ड साल्क ने पोलियो के टीके का खोज किया था। अब देखिए क्या है मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी भी पूछता है, तो रेडियो धर्मिता, तो उसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी। और लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा था। लुई पास्चर थे रेबीज का टीका। रेबीज का टीका ये कब लगता है, यह कुत्ते के काटने पर होता है। कुत्ते के काटने पर कौन सी बीमारी होती है, तो रेबीज होती है। तो जब कुत्ता काटता है तो उस समय रेबीज का टीका लगता है। इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। अल्फ्रेड नोबेल यह स्वीडन के रसायन थे। तो पूछता है कि अल्फ्रेड नोबेल कहाँ से थे, तो वे थे स्वीडन के। ये भी पूछता है कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश से थे, तो वो स्वीडन के थे। इन्होंने किसका खोज किया था, तो इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया, लुई पास्चर रेबीज का टीका, और मैडम क्यूरी रेडियो धर्मिता, और जोनाल्ड साल्क पोलियो का टीका। नेक्स्ट प्रश्न, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, यानी कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं। क्वेश्चन पूछने का अर्थ है कि सबसे अधिक पोषक तत्व कहाँ, तो देखिए छोटी आंत शरीर का वह भाग होता है जहाँ पे संपूर्ण पाचन होता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो संपूर्ण पाचन शरीर के छोटी आंत में होता है। और पूछता है कि पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो पाचन की क्रिया मुख से शुरू होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि पाचन की क्रिया मनुष्य शरीर में कहाँ से शुरू होती है, तो पाचन की क्रिया मुख से शुरू होती है। और भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो वह छोटी आंत में होता है। और हमारे
पेट से एक लैक्टिक एसिड निकलता है जो भोजन के पाचन में योगदान देता है। क्वेश्चन पूछता है कि भोजन के पाचन में कौन सा एसिड काम करता है, तो वो करता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भोजन के पाचन में काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फल के पकने को नियंत्रित करता है। एक क्वेश्चन दिया है कि फलों को पकने के लिए कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो फलों को पकने के लिए एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन फलों को पकने के लिए नियंत्रित करता है। अब देखिए दिया है एक ऑक्सिन दिया है, तो ऑक्सिन एक हार्मोन है जो कोशिका वृद्धि में काम करता है, यह फलों के वृद्धि में काम करता है। क्वेश्चन पूछता है कि फलों की वृद्धि में कौन सा हार्मोन काम करता है, तो ऑक्सिन हार्मोन। और जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, तो यह भी पौधों को वृद्धि और कोशिका विभाजन, यानी कि जो पौधों में विभाजन होता है, यानी कि जो तना में विभाजन होता है, तो वो सभी जिब्रेलिन हार्मोन करता है। नेक्स्ट प्रश्न एवं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यह परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और आपको जानना भी चाहिए। देखिए, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं। देखिए, हमारे हार्ट में हार्ट में ब्लड प्यूरिफाई होता है, और ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। हमारे शरीर में हार्ट यानी कि जो हृदय होता है, वहीं पे ब्लड प्यूरिफाई होता है, जो वहाँ से प्यूरिफाई होने के बाद शरीर के सभी अंगों में जाता है। देखिए, क्योंकि अगर ब्लड शरीर के सभी अंगों में नहीं जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, यानी तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो इसीलिए ब्लड हृदय से छनता है और शरीर के अन्य सभी भागों में जाता है। तो वही पूछता है कि वो कौन ले जाता है, तो वो ले जाती हैं धमनियाँ। धमनियों के माध्यम से ब्लड हृदय से शरीर के अन्य भागों में जाता है। और देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर के अन्य भागों से अशुद्ध रक्त, शरीर के अन्य भागों से अशुद्ध रक्त को, एक क्वेश्चन पूछता है कि शरीर के अन्य भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में कौन ले आता है। देखिए, हृदय से ले नहीं जाता है, शरीर के अन्य भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में कौन ले आता है, तो वो ले आती हैं नसें। शरीर के अन्य भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में ले आती हैं नसें, और हृदय में ब्लड प्यूरिफाई होता है, यानी कि शुद्ध होता है। इसके बाद हृदय से धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों को ट्रांसफर होता है। ये कल सवार के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो वीडियो जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर स्क्रॉल करके नीचे आएगा तो वहीं पे पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, या टेलीग्राम पर जाकर आप आर के रोजगार स्टडी सर्च करिएगा तो वहीं पर आपको आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त सार्वभौमिक प्राप्त करता है, यानी कि कौन सा रक्त होता है जो शरीर से लेता है। अब देखिए, एक आध फैक्ट और आपको बता दे रहे हैं। देखिए, धमनियाँ के बारे में जान लेते हैं। धमनियाँ रक्त को हृदय से दूर ले जाती है और धमनियों में रक्तदाब उच्च होता है। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि हमारे शरीर में रक्तदाब कहाँ पे उच्च होता है, यानी कि रक्तदाब सबसे अधिक कहाँ होता है, तो रक्तदाब अधिक होता है धमनियों में। रक्तदाब धमनियों में अधिक होता है। और सिराएं यानी कि नसों में रक्तदाब कम होता है। नेक्स्ट, और ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बहुत पूछता है कि रक्तदाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर। देखिए, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन सा ग्रुप है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। ब्लड ग्रुप, हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप की संख्या 4 है। वो कौन कौन सी है, तो वो है ए, है बी, और है ए बी, और है ओ। तो मानव शरीर में ब्लड ग्रुप की संख्या 4 है, ए बी और ओ। तो पूछा है सार्वभौमिक प्राप्त करता है, यानी कि वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ब्लड ले सकता है। सार्वभौमिक यानी सभी से प्राप्त करता है, यानी प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, सभी से ब्लड ले सकता है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति होगा वो किसी भी आदमी से ब्लड ले सकता है, किसी का ब्लड ग्रुप ए हो या बी हो या ए बी हो या ओ हो, किसी से भी वो ब्लड ले सकता है। और पूछता है कि सार्वभौमिक दाता किसे कहते हैं। देखिए, बहुत पूछता है।
इसमें हम सभी बस आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न ही बताएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं आपको वीडियो कम दूंगा लेकिन कंटेंट में दम रहेगा और सटीक दूंगा। देखिए आज के समय में हार्ड वर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हार्ड वर्क करने से रिजल्ट नहीं होगा बल्कि स्मार्ट वर्क करने से रिजल्ट होगा। तो कम पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए। तो देखिए सार्वभौमिक दाता कौन सा होता है, तो देखिए ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव नहीं होता, ओ निगेटिव होता है। अगर पूछेगा कि सार्वभौमिक दाता कौन है, यानी कि वो सभी को खून दे सकता है, वो कौन है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो या ओ हो, ये सभी को खून दे सकता है, तो वो है ओ निगेटिव। ओ निगेटिव वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि शरीर में ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो ब्लड का रंग लाल हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। ब्लड यानी कि खून का रंग लाल होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मनुष्य शरीर के खून का रंग लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं। तो रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है उसे क्या कहिएगा, तो उसे कहते हैं प्रकुंचन दाब। रक्त दाब धमनी की दीवारों के खिलाफ रक्त को रोकने वाला एक बल होता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो रक्त नासिका को दीवार पर लगने वाले बल को कहते हैं प्रकुंचन दाब। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से क्या मनुष्य के हृदय स्पंदन और श्वसन गति को नियंत्रित करता है। यानी कि कौन सा इसमें से है जो मनुष्य के हृदय यानी हार्ट बीट और श्वसन गति यानी कि जो श्वसन दर है जो 1 मिनट में 72 बार होती है उसे कंट्रोल करता है, तो वह है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, पीयूष ग्रंथि। देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, बहुत पूछता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी, अगर पूछे बहुत पूछता है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारी व्यायाम के दौरान पेशियों में ऐंठन। देखिए भारी व्यायाम के दौरान पेशियों में ऐंठन किसके कारण होता है, तो देखिए जब भी आप या कोई भी जब भी आप महसूस किए होंगे कि आप कभी हार्ड वर्क करिएगा या मेहनत का कोई भी काम करिएगा तो आपको शरीर में दर्द लगेगा, पेन होने लगेगा, तो किसके कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने के कारण होता है। भारी व्यायाम के दौरान पेशियों में ऐंठन यानी कि जो हम लोगों का जो शरीर का जो पेशियां होती हैं उसमें ऐंठन यानी कि दर्द होने लगता है, शरीर में दर्द का एहसास कब होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए नेक्स्ट पेज है हमारा मोटिवेशनल क्विज है, जो मिल गया वो आम हो ही जाता है, खास वही है जो काश में है। जो लोगों को मिल जाता है उसे लोग आम समझते हैं, जैसे कि हमारा एक कंटेंट है तो कंटेंट लोगों को बहुत आम लग रहा है, लेकिन खास वही है जो काश में है। लोग पूछते हैं, लोग सोचते हैं एक काश हम वो पढ़ लेते जिससे सिलेक्शन हो जाता, तो वो खास वही लोगों के लिए होता है, लेकिन जो मिल जाता है जैसे हम कंटेंट दे रहे हैं तो लोगों को पसंद नहीं आएगा या लोग सोचेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, तो जो मिल जाता है वो आम हो जाता है और खास वही होता है जो काश में होता है। लोग सोचेंगे कि काश हमको ऐसा कंटेंट मिल जाए जो एग्जाम में सेम टू सेम लगे, अरे पढ़िएगा तभी तो हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है, यानी कि इसमें से कौन सा है जो पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है, वो होता है प्लास्टिड। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है, यानी कि पुरुष में कौन सा गुण होता है, तो देखिए पुरुष में होता है एक्स वाई, पुरुष में होता है एक्स वाई और महिला में होता है एक्स एक्स। क्वेश्चन पूछता है कि महिला में कौन सा गुणसूत्री संयोजन होता है, तो महिला में होता है एक्स एक्स और पुरुष में होता है एक्स वाई। एक्स वाई किस में होता है, तो एक्स वाई होता है पुरुष में। अब देखिए एक्स एक्स, देखिए अगर महिला का एक्स और अगर पुरुष का एक्स मिल जाता है तो वहाँ उस समय होता है लड़की होती है,
अगर देखिए निषेचन के दौरान अगर महिला का एक्स गुणसूत्र और पुरुष का एक्स गुणसूत्र मैच कर जाता है उस समय लड़की होती है। और देखिए महिला में तो एक्स ही है, तो महिला का अगर एक्स गुणसूत्र और पुरुष के अगर वाई गुणसूत्र से मैच हो जाता है, मिल जाता है, तो उस समय जो जाइगोट बनता है यानी कि जो अंडाशय में जो निषेचन क्रिया के बाद जो बनता है तो वो उस समय लड़का होता है। तो लड़का कब होता है? तो लड़का होता है एक्स वाई के समय, और एक्स एक्स होती है तो लड़की होती है। गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। क्वेश्चन पूछता है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। जोड़ी यानी डबल, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 46। क्वेश्चन पूछता है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो हो जाएगा 46। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो वो होती है 23 जोड़ी। पूछेगा महिला में कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन होता है? तो एक्स एक्स। पुरुष में एक्स वाई। एक्स एक्स होती है तो महिला होती है तो यानी लड़की हो जाएगी, और एक्स वाई होता है तो लड़का यानी पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा इस वीडियो को तो इसका पार्ट 2 हम जल्द लेकर आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अधिकतम सूर्य ऊर्जा को कौन ग्रहण करता है? अधिकतम सूर्य ऊर्जा को कौन ग्रहण करता है? तो वो करते हैं शैवाल। अधिकतम सूर्य ऊर्जा को शैवाल ग्रहण करते हैं। अधिकतम सूर्य ऊर्जा को शैवाल ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर में मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य का होता है यकृत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। यकृत शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि पित्त रस का उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिए पित्त रस, क्वेश्चन पूछेगा कि पित्त रस का उत्पादन कौन करता है? तो पित्त रस का उत्पादन होता है यकृत से। और पित्त रस पूछता है कि पित्त रस कहाँ इकट्ठा होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा था कि पित्त रस कहाँ इकट्ठा होता है? तो वो होता है पित्ताशय में। पित्त रस पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ध्यान से सुनेंगे, पित्त रस पित्ताशय में इकट्ठा होता है, और पित्त रस का उत्पादन यानी कि श्रवण होता है यकृत से। और देखिए पित्ताशय हो ही गया। अब देखिए अग्न्याशय है, अग्न्याशय 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 दिया है। तो देखिए अग्न्याशय पेट के अम्ल को इकट्ठा करता है और प्रोटीन वसा और हाइड्रो को तोड़ता है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन वसा किस में टूटता है? तो वो अग्न्याशय में टूटता है। और मस्तिष्क, मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क संवेदनी जानकारी को एकत्रित करता है। मानव मस्तिष्क का वजन 1.4 किलोग्राम होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वो होता है 1.4 किलोग्राम। और महिलाओं का होता है 1350 ग्राम। महिलाओं की होता है 1350 और पुरुषों का होता है 1.4 केजी यानी कि 1400 ग्राम का मस्तिष्क। पुरुषों का 1400 ग्राम और महिलाओं का होता है 1350 ग्राम। इसे अगर पाउंड में करिएगा तो 3 पाउंड हो जाएगा। और मस्तिष्क का पूछता है कि मस्तिष्क का क्या होता है सिंबल? तो होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन मस्तिष्क का होता है। कौन सी बीमारी विषाणु वायरस के कारण होते हैं? विषाणु यानी विषाणु को क्या कहते हैं? तो विषाणु को वायरस कहा जाता है। विषाणु का इंग्लिश होता है वायरस। तो कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो इसमें बताना है कि कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। तो वायरस के कारण होता है प्लेग। प्लेग नहीं, सॉरी, पोलियो। पोलियो वायरस के कारण होता है। इसका ट्रिक है, देखिए इसका ट्रिक अभी लिख दे रहे हैं। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई से याद कर लेंगे। तो वायरस की ट्रिक है। वायरस से अगर पूछेगा तो देखिए रेखा यानी कि रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस और देखिए पोइचे यानी कि पोलियो, एड्स, चेचक, और ये थोड़ा ध्यान पे नहीं आ रहा है तो इसको भी, तो इसी प्रकार से आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे हार्मोन हमारे शरीर को संकट का सामना करने के लिए तैयार करता है।
यानी कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो हमारे शरीर को संकट के समय तैयार करता है? तो देखिए वो है एड्रीनल हार्मोन। एड्रीनल हार्मोन हमारे शरीर को संकट का सामना करने के लिए तैयार करता है। एड्रीनल हार्मोन का पूछता है कि श्रवण कहाँ से, यानी कि ये स्रावित कहाँ से होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। यह अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है एड्रीनल हार्मोन। देखिए पूछता है कि वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और देखिए पूछता है इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन अग्न्याशय से। देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पीयूष ग्रंथि से होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है वृद्धि हार्मोन, जो शरीर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से। और अधिवृक्क ग्रंथि से हो ही गया एड्रिनल, और अग्न्याशय से होता है अग्न्याशय, अग्न्याशय से होता है इंसुलिन। बहुत पूछता है कि इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? तो वो होता है अग्न्याशय से। और वृषण से क्या निकलता है? तो वृषण से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। वृषण जो पुरुषों में होता है, वृषण जो पुरुषों में होता है, इससे टेस्टोस्टेरोन निकलता है। और देखिए अंडाशय जो महिलाओं में होता है, अंडाशय जो महिलाओं में होता है, इससे एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन निकलता है। इससे एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन निकलता है। यानी कि पूछेगा कि एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन का स्रावण कहाँ से होता है? तो वो होता है अंडाशय से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड में इकट्ठा किया जाता है? यानी कि प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड में इकट्ठा किया जाता है? तो वो किया जाता है 20 अमीनो एसिड में। प्रोटीन को 20 अमीनो एसिड में इकट्ठा किया जाता है। यह अगला सफार के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो अगर वीडियो जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और वीडियो को सपोर्ट करें। नेक्स्ट प्रश्न, जल के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए किया दिया है प्रश्न कि जल के शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पराबैंगनी किरणों का। पराबैंगनी, जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। और देखिए ऑप्शन दिया है अवरक्त किरण। तो अवरक्त किरण की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। अवरक्त किरण की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। एक्सरे किरण की खोज रॉन्टजन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, निम्न में से कौन पशुओं का सबसे बड़ा समूह है? देखिए ग्रुप है, ये आर्थ्रोपोडा संघ, मोलस्का संघ, पेरिफेरा संघ और निमिटोडा संघ। तो इनमें से कौन सा संघ पशुओं का सबसे बड़ा संघ है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा संघ पशुओं का सबसे बड़ा संघ है। तो वो है आर्थ्रोपोडा। इसकी ट्रिक है, जब इस संघ की बात आएगी तो देखिए अंग्रेजी और वर्णमाला में ए सबसे आगे होता है। ए सबसे बड़ा यानी सबसे आगे है, तो सबसे आगे यानी कि सबसे बड़ा कौन है? तो वो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ पशुओं का सबसे बड़ा संघ है। अब पूछेगा अगर दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे है मोलस्का। पूछेगा कि पशुओं का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे संघ कौन सा है? तो वो है मोलस्का संघ। और पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव हृदय कक्षों के संकुचन को कहा जाता है। मानव हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं प्रकुंचन। प्रकुंचन कहा जाता है। हृदय में लयबद्ध चक्र में हृदय चक्र का निर्माण करने के लिए हृदय की मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलीकरण शामिल होता है। यानी कि जब हार्ट जब ऊपर होता है, यानी कि लब डब करता है, हार्ट लब डब करता है, तो जब हार्ट ऊपर होता है तो उसे शिथिलीकरण कहते हैं, और जब हार्ट नीचे यानी कि जब सिकुड़ता है तो उसे संकुचन कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न पे। एक क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य हृदय की धड़कन कितने मिनट होती है, तो 72 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में होती है 72 बार। मानव शरीर का जो हर्ट होता है तो 1 मिनट में, लिख दे रहे हैं, 1 मिनट में 72 बार हर्ट, 72 बार हर्ट यानी कि हर्ट धड़कता है। तो यदि हृदय की धड़कन प्रति मिनट 72 होती है और पूछेगा अगर सेकंड में, तो देखिए एक सेकंड में कितनी बार होता है, तो 72 को 60 से भाग कर देंगे, सॉरी 60 में 72 से भाग कर देंगे, तो 60 में 70 से भाग कर देंगे तो 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। एक बार कितने, एक बार की कब धड़ता है, तो एक बार में 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी में, ऑन्कोलॉजी में। और न्यूरोलॉजी में माइंड यानी मस्तिष्क का होता है, तो मस्तिष्क कहाँ होता है, न्यूरोलॉजी में। और ऑन्कोलॉजी में होता है कैंसर संबंधी रोगों का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट नाउ। आरके रोजगार स्टडी चेक प्लेलिस्ट, अगर वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट जरूर चुके। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, स्क्रॉल करके नीचे आइए, वहीं पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून। आप लोगों को सपोर्ट रहा तो इसका पार्ट 2 हम जल्द लेकर आएंगे। इसी प्रकार हम यूपी पुलिस सहित अन्य सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट करते हुए इस पे सभी पढ़ाएंगे। यूपी जीके का हम मात्र 5 वीडियो देंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रामबाण होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग।